आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। गोरखपुर एनएक्सी भवन में आयोजित हुआ उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम। अब मतदाता पहचान पत्र होंगे आधार कार्ड से लिंक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा बोले गए बोल पर कांग्रेसियों ने फूंका पुतला। डीडीयू की एवीबीपी इकाई द्वारा पर्यावरण संरक्षण के तहत चलाया गया वृहद पौधारोपण अभियान। गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का धरना। साहबगंज स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में होगा 1.25 लाख पार्थिव पूजन। कसरवल आंदोलन के आंदोलनकारी निषाद पार्टी के मुखिया का कर रहे हैं विरोध। भारतीय रेलवे मजदूर संघ यूनियन ने 30 और 31 जुलाई को किया अधिवेशन। कटान अधिकारियों में भारी अनियमितता, ग्रामीणों ने लगाया आरोप। बोरियों में मिट्टी के सहारे कटान को रोकने का प्रयास। चला बाबा का बुलडोजर, अतिक्रमण मुक्त हुआ खजूरिया गांव। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा पत्र। धर्मेंद्र सिंह को विधान परिषद सदस्य बनाए जाने पर बेनीगंज कार्यालय पर मना जश्न। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। गोरखपुर के एनएक्सी भवन में आयोजित उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम में उपस्थित जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विधायक कमलेश पासवान, मुख्य अभियंता अशोक कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष भाजपा युधिष्ठिर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आयोजन किया। तत्पश्चात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्युत क्षेत्र के लिए पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। साथ ही पीएम मोदी ने 5200 करोड़ रुपए से अधिक की एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश के लगभग 1,70,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता जोड़ी गई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड आज देश की ताकत बन चुका है। पूरे देश को जोड़ने के लिए लगभग 1,70,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है। जहां आज़ादी के बाद भी कभी विद्युत पहुंच नहीं पाई थी, उन गांवों तक, उन मजरों तक विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करना और विद्युतीकरण के कार्य के उपरांत सौभाग्य योजना लागू होने के पहले और सौभाग्य योजना लागू होने के उपरांत 1,43,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य भी इस दौरान प्रदेश में सफलतापूर्वक पूरा करते हुए भले ही तेलंगाना, केरला, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख के जुड़े, लेकिन इनका लाभ पूरे देश को होने वाला। साथियों, हाइड्रोजन गैस से देश की गाड़ियों से लेकर देश की रसोई तक चले, इसको लेकर बीते वर्षों में बहुत चर्चा।
आज इसके लिए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। लद्दाख और गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन उसके दो बड़े प्रोजेक्ट पर आज से काम शुरू। फर्जी वोटिंग और चुनाव गड़बड़ी को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने पहल की है। अब मतदाताओं का पहचान पत्र उनके आधार कार्ड से लिंक कराया जाएगा। इसके लिए 1 अगस्त से अभियान चलाया जाएगा, जिसमें BLO घर घर जाकर इससे जुड़ी जानकारियां जुटाएंगे और मतदाताओं को इसका लाभ बताएंगे। इसी क्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस अभियान से जिले के मतदाताओं को जुड़ने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की शुरुआत होने के बाद कोई भी मतदाता निर्वाचन कार्यालय आकर अपना आधार फीडिंग करा सकता है। इसके अलावा वो घर बैठे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी अपने आधार कार्ड को वोटर ID के साथ जोड़ सकता है। 1 अगस्त से जो भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची है, जिसको विधानसभा निर्वाचक नामावली कहते हैं, अब उसमें मतदाताओं के आधार कार्ड नंबर की भी एंट्री होगी। यह स्वैच्छिक होगा। इसके लिए फॉर्म 6B डिज़ाइन किया गया है। ये सभी हमारे BLO को दे दिया गया है, उनको प्रशिक्षण भी दे दिया गया है। इसमें ऑनलाइन भी आप डेटा एंट्री कर सकेंगे। तो यह अभियान 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। मेरा अनुरोध है मतदाताओं से कि BLO के जाने पर वो अपना आधार नंबर उनको साक्ष्य के साथ उपलब्ध करा दें। ये आधार नंबर उनका गोपनीय रहेगा, ये पब्लिक डोमेन में नहीं रहेगा। दिल्ली सदन में भाजपा और कांग्रेस के बीच राष्ट्रपति को लेकर हुए हंगामे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को माफी मांगने की बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय दलित गरीब का सम्मान नहीं करती हैं और सोनिया गांधी को राष्ट्रपति महोदय से क्षमा मांगनी चाहिए। वहीं इस बात को लेकर भाजपा और कांग्रेस में कहासुनी हो गई। उसी को लेकर शनिवार को गोरखपुर में कांग्रेस की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला फूंका। जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि सोनिया गांधी एक सीनियर हैं और उनका सदन में सम्मान होना चाहिए, लेकिन एक 75 वर्षीय महिला को स्मृति ईरानी सरेआम बेइज्जत कर रही हैं। इसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज हैं। आदरणीय सोनिया गांधी को इतने भद्र भाषा में नाक तान कर हथेली तान चमका कर बोल रही थी और उन्होंने हमारी सोनिया गांधी जी को भरे सदन में अपमानित किया। ये पूरी महिला देश की महिलाओं का अपमान है। स्मृति ईरानी को खुद शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने जो अपना संस्कार, अपने तो असंस्कारित है, अपनी बेटी को भी वही संस्कार दिया है और वही सबको समझ रही है। स्मृति ईरानी जब देश पर बेटियों के साथ कार हो रहा था, जब हाथरस कांड हो रहा था और महंगाई का मुद्दा था, तो मुंह में दही जमा के बैठी थी। आज सदन में 75 वर्षीय आदरणीय सोनिया गांधी जी को उन्होंने बेइज्जत किया और अपमानित शब्दों का प्रयोग किया। ये जो कि हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और स्मृति ईरानी को आदरणीय सोनिया गांधी के सामने माफी मांगना पड़ेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर विश्वविद्यालय इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण के तहत वृहद पौधरोपण अभियान चलाया गया, जिसके तहत विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में पौधा लगाया गया। इसी क्रम में AVBP गोरखपुर महानगर अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पर्यावरण संरक्षण हेतु पूरे देश में 1 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य लिया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जिला केंद्रों पर पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। वृक्ष लगाने का अपना संकल्प है। इसी दिशा में आज गोरखपुर विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा ये अभियान चलाया गया, जिसके तहत हम प्रत्येक इच्छुक विद्यार्थियों, शिक्षकों इत्यादि को वृक्ष रोपित करने का आग्रह करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि उनके संरक्षण और संवर्धन का भी कार्य करें, क्योंकि कई बार होता है कि NGOs और सरकारों के द्वारा वृक्ष लगाए जाते हैं लेकिन उनका संरक्षण नहीं हो पाता। हमारा यह अभियान वृक्ष रोपित करने और साथ ही साथ उसके संरक्षण का भी आग्रह करेगा, जिससे कि देश का पर्यावरण और भी अच्छा और सुदृढ़ हो सके। ये विद्यार्थी परिषद की पहल है और विद्यार्थी परिषद पूरे भारत में इसे कर रही है। छात्र संघ बहाली चुनाव को लेकर छात्र नेताओं ने धरना दिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता गौतम यादव ने बताया कि हम 1 सप्ताह तक सभी छात्र नेता निरंतर धरना देते रहेंगे और विचार करेंगे कि आगे वृहद आंदोलन करना है या नहीं करना। इसी क्रम में छात्र नेता अमर पासवान ने बताया कि हम टूटेंगे नहीं, हम जीतेंगे। हमारा धरना अनवरत चलता रहेगा जब तक छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालय बहाल नहीं करता। उग्र आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे।
100% कर रहे हैं कि छात्र संघ को बहाल कराया जाए और उसके लिए हम लोग का जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन चल रहा है वो अब तक जारी है। लेकिन अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रहेगा। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति पदाधिकारी हमसे मिलकर बात करने तक नहीं आया। बाध्यता मिलकर बनाया जाएगा कि आगे अब इसके बाद उग्र प्रदर्शन किया जाए कि क्या किया जाए, हम लोग बैठ के लिए इसकी बात करेंगे। अभी धरना हम लोग का इसी प्रकार 1 हफ्ते तक तो निरंतर चलता रहेगा। सेवादार अनूप अग्रहरी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गोरखपुर के महानगर में विशेष महत्व के साथ शुभारंभ होने वाला है 1.25 लाख पार्थिव पूजन के अवसर पर रामकथा का भव्य आयोजन आगामी 1 अगस्त को स्थानीय श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर साहबगंज में किया जाएगा, जिसमें एक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। गोरखपुर के तत्वावधान में 1.25 लाख पार्थिव पूजन एवं श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। आगामी 1 अगस्त 2022 दिन सोमवार को कलश यात्रा का आयोजन स्थानीय साहबगंज में श्री लक्ष्मण मंदिर से एक कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो महानगर की विभिन्न मार्गों से जैसे कि कुनीबू चौराहा, चौरैया गोला, बख्शीपुर, जुबली चौराहा, बैंक रोड होते हुए पर्णस्थली पर जाकर के समाप्त होगी। इसी क्रम में 2 अगस्त दिन मंगलवार को प्रातः 6:30 बजे 1.25 लाख पार्थिव पूजन का निर्माण कार्य शुभारंभ होगा। पूजन कार्य में मिट्टी से हम लोग पार्थिव शिव का निर्माण करेंगे और उनका पूजन अर्चन करेंगे, जिनके ऊपर हम गंगा जल और दूध, दही, घृत, शहद इत्यादि से हम उनका पूजन करेंगे और रुद्राभिषेक मंत्रों के साथ में उनका पूजन अर्चन करेंगे। इसी क्रम में दूसरे चरण में सायंकाल 4 बजे प्रभु श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। सायंकाल 4 बजे से शुभारंभ होगा कथा का और रात्रि 8 बजे समाप्त होगा। इसलिए हम महानगर के सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करते हैं कि इस पुण्य कार्य में, पुनीत कार्य में, धार्मिक कार्य में सभी लोग आएँ और पधारें। वहाँ पर हर एक तरीके की व्यवस्था रखी गई है, जिसमें महिलाओं को बैठने के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों को बैठने के लिए अलग व्यवस्था है, जूता चप्पल रखने के लिए अलग व्यवस्था रखी गई है और शाम को प्रसाद वितरण भी होगा। इस अवसर पर 9 अगस्त 2022 को कार्यक्रम का समापन होगा, जिसमें महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हम सभी मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी सपरिवार पधारें। कसवरल आंदोलन के आंदोलनकारी निषाद पार्टी के मुखिया का विरोध करने के लिए मुखर हो रहे हैं। आंदोलनकारी अपने समाज के निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि विगत 7 वर्षों से निषाद आंदोलन को लेकर कसवरल में धरना प्रदर्शन के दौरान अखिलेश निषाद की हत्या में डॉक्टर संजय निषाद के अलावा निषाद बिरादरी के लोगों के लिए मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद संजय निषाद का परिवार सांसद, MP, MLA बनकर सत्ता की गोद में बैठ गए हैं। न तो निषाद बिरादरी को आरक्षण मिल रहा है, न ही मुकदमा समाप्त हुआ। सर 15 को जो घटना घटित हुई, इसमें हमारे तमाम निर्दोष निषाद भाइयों को उसमें आलिप्त किया गया फर्जी तौर पर। और मैं बार बार जब मेरे संगठन की नींव पड़ी, जिस दिन संगठन की स्थापना हम लोगों द्वारा कराई गई 22 मई 2022 को, उस दिन ही हम लोगों ने तय किया था कि कसरवल कांड की हम लोग CBI जांच कराएंगे। क्योंकि कसरवल कांड में जो हमारा भाई शहीद अखिलेश निषाद जो शहीद हुआ, उसकी हत्या तत्कालीन SO श्यामलाल यादव द्वारा कराई गई, जो कहीं न कहीं से दबा दी गई। और इनकी जो भी कसरवल कांड में हमारे निषाद भाई फंसे हैं, तमाम निर्धन हैं, गरीब हैं, इनकी इतनी घोर उपेक्षा हो रही है, इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने 30 और 31 जुलाई को अधिवेशन किया। इस अधिवेशन में भारतीय रेल के मध्य क्षेत्रों के भारतीय रेलवे मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं 30 और 31 जुलाई को इस अधिवेशन में संगठनात्मक चर्चा भी की गई। इस अधिवेशन में सरकार के द्वारा कर्मचारियों के प्राइवेटाइजेशन और अन्य समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाने की तैयारी भी की जा रही है। वहीं भारतीय रेलवे मजदूर संघ के आह्वान पर 17 नवंबर 2022 को दिल्ली में सरकार के प्राइवेटाइजेशन कार्यों के विरोध में भारतीय रेलवे मजदूर संघ एक विराट कार्यक्रम कर इसका विरोध करेगा, जिसमें और भी सेक्टर के कर्मचारी सम्मिलित रहेंगे। संगठनात्मक चर्चा भी करेंगे और इस संगठनात्मक चर्चा के साथ साथ जो कर्मचारियों की मूलभूत समस्याएं हैं, जो आजकल भारत सरकार ने उद्योगों के स्वरूप को बदलने के जो एक तेज प्रक्रिया चल रही है, कॉर्पोरेटाइजेशन के द्वारा, मोनेटाइजेशन के द्वारा और प्राइवेटाइजेशन के द्वारा, उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा की जाएगी।
क्योंकि भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर 17 नवंबर 2020 को दिल्ली में इस प्राइवेटाइजेशन, कारपोरेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन के नीति के विरुद्ध हम लोग एक विराट प्रदर्शन करने वाले हैं अखिल भारतीय स्तर का। इसमें पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और बैंक आदि जो हैं ये सब लोग उसमें आने वाले हैं, उसके बारे में भी चर्चा होगी। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के बैरिया तहसील क्षेत्र के गोपाल नगर टांडी गांव में हो रहे घाघरा नदी में कटान को रोकने के लिए बाढ़ विभाग के कार्यों में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। जहां मिट्टी के टीले से मिट्टी बोरियों में भरी जा रही है और मिट्टी से भरी बोरियां नदी में डाली जा रही हैं। जहां एक तरफ जीरो टैग की बोरियों में मिट्टी डालकर नदी के कटान को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं घाघरा नदी का पानी का वेग तेजी से बढ़ रहा है। मिट्टी से भरी जीरो टैग की बोरी पूरी तरह ढीली हो गई है। नदी का वेग तेज होने से बाढ़ विभाग झाड़ झंकार डालकर नदी के वेग को रोकने का प्रयास कर रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि बाढ़ विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। जहां ईंट भट्टों से ईंट के टुकड़े डालने हैं, वहीं बाढ़ विभाग द्वारा ईंट की भस्सी डाली जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 300 मीटर नदी का कटान हो चुका है। जहां एक तरफ बोरियों में बालू डालना है, वहां मिट्टी डाली जा रही है। बोरियां पूरी तरह से भरी नहीं जा रही हैं, मिट्टी ढीली हो रही है, जिससे बोरी पूरी तरह से ढीली हो गई। कितना बीघा लगभग ये कटान हो गया होगा अब तक? क्या ये जो काम चल रहा है अभी जो बाढ़ विभाग के द्वारा नदी में, इससे क्या लग रहा है कि नदी बच पाएगी? ये जो ज़मीन है, ये जो पत्थर जब गिरेगा, बोरिया तो कहीं पर भी ढीली नहीं दिखाई दे रही है। अब क्या है कि जैसे जब उसमें पानी आता है तो वो थोड़ा सा फिर बल्क करता है, बोरी बल्किंग होती है वहाँ पे। अब पानी है तो वो गीला होगा जी। तो ये मानते हैं कि बोरी ढीली हो सकती है? नहीं, बोरी तो मान लीजिए कि ढीली हो सकती है, वो फिर अपने हिसाब से वो सेट करती है टाइम को पाकर। जैसे पानी जाता है तो उसमें फिर वो सेटिंग होता है। लेकिन देखा जा रहा है कि जहाँ पे बोरी डालने के बावजूद भी कटान हुआ है, जीरो टैग की बोरी डाली है, बोरी जहाँ पर जैसे कटान हुआ है, आप देखें इस पूरे 800 मीटर में, पूरे 800 मीटर में जो यहाँ का रिवर का बेड है, बहुत पहले नदी यहाँ पे थी और आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि यहाँ पे पूरा बालू की पेटी है यहाँ पे। अब नदी जो है अंदर से दूर से काटती हुई आ रही है। लास्ट टाइम जो ग्रामीणों ने यहाँ पे बताया कि लगभग 350 मीटर के आसपास कटान हुई है। जब हम परियोजना का कार्य कर रहे थे उस समय वहाँ पे 10 मीटर में जो हमने गहराई नापी, वहाँ पे 6 मीटर आ रहा था लोवेस्ट वाटर लेवल से। ज़मीन से उसकी गहराई लमसम 40 फीट आ रही थी। तो आप ये देखें कि नदी दूर से, चूँकि यहाँ पे वेग बहुत ज़्यादा है घाघरा में, तो नदी धीरे से अपने जो स्काउरिंग करते हुए तलहटी से आ रही है। जब तलहटी से आ रही है तो हमारा पर्क्यूपाइन वहाँ पर लड़ रहा है। जब तक हमारा पर्क्यूपाइन वहाँ पे था तो कोई भी कटान नहीं हुआ। जैसे हमारी पर्क्यूपाइन गई तो चूँकि नदी नीचे से काटती हुई आ रही, तो बोरियाँ इसीलिए फिसल गई। तो सर कितना? बस्ती जिले का खजुरिया गांव अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है। अमृत सरोवर योजना के तहत जिले में चयनित 80 तालाबों के पास 15 अगस्त को ध्वजारोहण की तैयारी है। हालांकि अधिकांश तालाबों पर काम धीमी गति से चल रहा है। हालात ये है कि इन तालाबों पर केवल मनरेगा के तहत मिट्टी की खोदाई हो रही है। कप्तानगंज विकासखंड के ग्राम पंचायत खजुरिया मिश्र में गांव के पास अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जहां स्थायी अतिक्रमण हटाने को लेकर बाबा का बुलडोजर भी चलाना पड़ा, जिससे अतिक्रमण मुक्त होने पर सुचारू रूप से कार्य चलने लगा। वहीं मजदूरों ने बताया कि तालाब में अतिक्रमण की वजह से बहुत सारे जानवर निकल रहे थे, जिसको लेकर बुलडोजर चलाने से मुक्ति मिली। अब हम लोग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, हमें रोजगार मिल रहा है, हम काफ़ी खुश हैं। वहीं प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि स्थायी अतिक्रमण होने से तमाम दिक्कतें आ रही थीं, जिसको लेकर प्रशासन की मदद से अतिक्रमण मुक्त कराकर तालाब का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। बना लिया जाता जी। पूर्व बीडीओ साहब ने इस संबंध में एसडीएम को पत्र लिखा था। उस पत्र के क्रम में जो है थाना दिवस पर लोग पहुँचे थे। जिन्होंने मकान बनाया था उन्होंने स्वीकार किया कि हम बना लें, हम अपना कब्जा हटा लेंगे। उन्हीं के द्वारा मशीन बुला करके कब्जा हटाया गया। 80 तालाबों का हम लोगों ने चयन किया है, जिस मानों को पूरे कर लिया, जिसमें कि हमारी वेबसाइट से 12 तालाब और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वेबसाइट से 10 तालाब
और शेष 2 जिलाधिकारी महोदय का नियोजन 57 तालाब, कुल 80 तालाबों का चयन जो जनपद स्तर पर किया गया है, जिसका कि मानक है 1 एकड़ से उसकी एरिया ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा तालाब होना चाहिए जिसमें कि गांव का गंदा पानी न जाए, बरसात का ही संचित हो, जो कि एक तरह से देखा जाए कि धार्मिक भावनाओं के हिसाब से देखा जाए तो वो शुद्ध पेयजल के रूप में हमें उपयोग में हम उसका ला सकते हैं। इन्हीं सब दृष्टिकोण से रखते हुए वहाँ पर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से भी कन्वर्जन के माध्यम से कुछ निर्माण कार्य करने की बात कही गई है। यूपी में स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों से नाराज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बलिया शाखा ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को गलत स्थानांतरण को लेकर पत्रक सौंपा। परिषद के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा कि आनन फानन में गलत तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में स्थानांतरण हुए, जबकि स्थानांतरण के अपने मानक हैं। बावजूद अधिकारियों ने मनमानी तरीके से काम किया। वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विभाग में पटल बदलने की प्रक्रिया में घोर अनियमितता बरती गई और जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया, जो असंवैधानिक है। गलत स्थानांतरण का विरोध करते हुए कर्मचारी संगठन 2 घंटे तक चिकित्सालय का कार्य बाधित कर रहे हैं। वहीं सोमवार तक अगर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। उनका स्थानांतरण नहीं करना है, जो विकलांग है उनका स्थानांतरण नहीं करना है, जो मान्यता प्राप्त संगठन के अध्यक्ष मंत्री है उनका स्थानांतरण नहीं करना है, जिनका रिटायरमेंट 2 वर्ष रह गया है उनका स्थानांतरण नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के निरंकुश अधिकारी सारे गलत स्थानांतरण कर दिया उन्होंने। जिले में सीएमओ पटल परिवर्तन के संबंध में स्पष्ट सरकार का निर्देश था कि आपको पटल परिवर्तन करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उनको परिवर्तित करना, काउंटर परिवर्तन करना है। इन्होंने क्या किया कि बांसी को उठा के रसड़ा को उठा के बैरिया को उठा के सिकंदरपुर, ये तो स्थानांतरण हो। जिले में केवल पटल परिवर्तन करना था। परसों से सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन, जैसा केंद्र का निर्देश होगा लखनऊ हमारा निर्णय करेगा, जैसा निर्णय करेगा उसके साथ हम। गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बेनीगंज पर क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह को विधान परिषद सदस्य बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़े पर नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया। पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद का शपथ ग्रहण किया उन्होंने। आज उस त्याग को, उस बलिदान को और आजमगढ़ में मिली कठिन जीत को पार्टी ने ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी को जो प्रत्याशी घोषित किया है, इससे हमारे सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अति उत्साहित हैं। हम सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय और केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो, ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं।
डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।